आपका स्वागत है यूट्यूब स्टडी क्लब में। दोस्तों आज पढ़ेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 यूरोपियन संघ। नीस रेम से सब पढ़ाया जा रहा है। यूरोपीय संघ के अलावा दोस्तों एक है एशियान, चीन, ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, पर इस टॉपिक में हम सिर्फ यूरोपियन संघ के बारे में पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 है। ओके दोस्तों, चलते हैं आगे। दोस्तों ये यूरोपीय संघ है और इसके बाद में और ये इसका झंडा है और इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, झंडे के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ में यूरोप के देशों का संगठन है। मान लो क्या है दोस्तों कि यूरोप में कई सारे देश हैं, बहुत सारे देश हैं और सभी देश को मिला के संघ बनाया गया है जिसका नाम है यूरोपीय संघ। दोस्तों स्थापना इसकी हुई है 1992 में और इसकी मुद्रा है यूरो। पूरे यूरोप में माना जाता है एक मुद्रा है इसका नाम है यूरो। अब लेकिन जो यूरोप में दो देश है डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, इस मुद्रा को मानने से इनकार कर दिया गया। यानी कि दोस्तों जो दो देश है डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, यूरो मुद्रा को नहीं मानते। प्रारंभ में यह एक आर्थिक संगठन के रूप में काम करता था। जब शुरू में यूरोपीय संघ बना था तब यह आर्थिक रूप से काम करता था, लेकिन बाद में यह राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करने लगा। यह एक विशाल राष्ट्र की तरह काम करने लगा। ये अब पूरा विशाल देश के मतलब पूरे राष्ट्र की तरह काम करता है और इसके पास अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस, मुद्रा है। यूरोपीय संघ ने 2003 में अपना संविधान बनाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। दोस्तों यूरोपीय संघ कई बार अपना संविधान बनाने की कोशिश करते हैं, पूरे देश को मिलाकर एक संविधान बनाते हैं, पर लेकिन यह असफल रहता है। यूरोपीय संघ के झंडे में सोने के 12 सितारों का घेरा बना है। देखो दोस्तों ये सितारे हैं और ये 12 हैं टोटल मिलाकर। और ये दोस्तों ये यूरोपीय संघ का क्या है, झंडा है और यूरोप के लोगों की एकता और समग्रता का प्रतीक है। झंडा किसका प्रतीक है? एकता और समग्रता का प्रतीक है यूरोप के लोगों की। नक्शे पे आते हैं, ये यूरोप का नक्शा है और देखो दोस्तों ये आयरलैंड, ये यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इटली, माल्टा, ग्रीस, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, यहाँ डेनमार्क है। दोस्तों जो नीले कलर का है ये पुराने सदस्य है यूरोपीय संघ का। जो ऑरेंज वाले हैं जिसमें पोलैंड भी शामिल है, ये नए सदस्य है यूरोपीय संघ का। दोस्तों आपको शायद पता ना हो, पहले 12 सदस्य शामिल थे यूरोपीय संघ में, बाद में ये 28 हो गए थे। और दोस्तों ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके 1 नंबर में आ सकता है। 31 जनवरी 2020 में यूनाइटेड किंगडम है जो ब्रिटेन है वो अलग हो गया था यूरोपीय संघ से और अभी भी अलग ही है। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोपीय संघ के उद्देश्य। इसमें समान विदेश और सुरक्षा नीति, यानी कि यूरोपीय संघ का जो है इसका समान विदेश नीति होगा और सुरक्षा नीति होगा सभी देशों का, और अन्याय पर पूरा कार्य किया जाएगा और एक समान मुद्रा का प्रचलन होगा। यानी आपको पता ही होगा मुद्रा कौन सी थी, यूरो का प्रचलन होगा पूरे जो भी यूरोपीय संघ में सम्मिलित है। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोपीय संघ की विशेषता। अब यूरोपीय संघ की विशेषता क्या है और प्रभाव क्या है, दोनों एक ही बात है। तो देखो क्या है, आर्थिक प्रभाव बहुत ज़्यादा है यूरोपीय संघ का और राजनीतिक भी और सैनिक प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका हम आगे टिप्पणी में देखते हैं। दोस्तों आर्थिक प्रभाव के बारे में देखते हैं। 2016 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर से ज़्यादा था, जो अमेरिकी के लगभग है। देखो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, मतलब दूसरी सबसे अर्थव्यवस्था है और इसका सकल घरेलू उत्पादन 17,000 अरब डॉलर था जो 2016 में, जो कि लगभग अमेरिका के लगभग है। और इसकी मुद्रा यूरो इसकी मुद्रा यूरो है यूरोपीय संघ की, और अमेरिकी की डॉलर है। अमेरिकी के मतलब लगभग आ रहा है जो यूरो है अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए क्या है, खतरा बन सकती है। और तीसरा दोस्तों विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी से 3 गुनी ज़्यादा है। जब विश्व व्यापार में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा है और इसी के चलते यह अमेरिका और चीन से व्यापारिक विवादों में
पूरी ठोस के साथ बात करता है। यह विश्व व्यापार संगठन जैसे WTO कहते हैं विश्व व्यापार संगठन को, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। यूरोपीय संघ WTO और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों में एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रभाव। यूरोपीय संघ का राजनीतिक प्रभाव। यूरोपीय संघ के दो सदस्य हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो मिला है, जिसको आप सुने होंगे नाम वीटो। और वीटो हमारे विश्व में 5 देशों को मिला है और इसका नाम है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। और दोस्तों आप ये पॉइंट को रहने दो, ये पॉइंट आप अभी इस नहीं समझेंगे, आगे चलते हैं। चीन के साथ मानव, देखो दोस्तों इस पॉइंट का देखो अब मैं पढ़ देता हूँ, आप फिर समझाता हूँ। चीन के साथ मानवाधिकार के उल्लंघन और पर्यावरण विनाश के मामलों पर धमकी या सैनिक शक्ति का उपयोग करने की जगह कूटनीतिक, आर्थिक, निवेश और बातचीत की इसकी नीति ज़्यादा प्रभावित करती है। दोस्तों यूरोपीय संघ है, अब चीन क्या करता है? चीन जब मानव अधिकार का उल्लंघन करता है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है या सेना की सहायता से कुछ खोल करता है, तो दोस्तों तो क्या करता है यूरोपीय संघ? ये बातचीत नहीं करता या धमकी नहीं देता या सैनिक ताकत नहीं दिखाता, इसको सीधे चीन को आराम से कूटनीतिक और आर्थिक जो निवेश होती है कि हम निवेश नहीं करेंगे तुम्हारे देश में, चीन में, तो उतने ही में वो का डर जाएगा कि चीन में अगर आर्थिक निवेश नहीं होंगे तो क्या होगा दोस्तों? अविकसित होगी। जो विकासशील देश होते हैं वो निवेश पर टिके होते हैं, अब ये अब विकास नहीं कर पाएगा, इस चलते और चीन क्या करेगा? और इसकी बात मानेगा यूरोपीय संघ की। ये था दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों सैनिक प्रभाव पर आते हैं। सैनिक प्रभाव और सैनिक ताकत के हिसाब से ये दुनिया मतलब यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। यूरोपीय संघ की जो सेना है दुनिया की दूसरी शक्तिशाली सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। अमेरिका के बाद सबसे अधिक पैसा खर्चा करता है यूरोपीय संघ अपनी सेना में। यूरोपीय संघ के 2 देशों ब्रिटेन और फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं और अनुमान है कि इनके जखीरे में करीब 550 परमाणु हथियार हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया का दूसरा स्थान है। टेक्नोलॉजी में भी दोस्तों दुनिया का दूसरा स्थान है यूरोपीय संघ का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इसी अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे आसियान के बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आसियान के साथ।